हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हम लोग ये फर्स्ट हाफ में आज केमिस्ट्री का पेपर 1 जो 22 जनवरी को हुआ था वो हम लोग देखे थे, राइट। अब आज हम लोग ये जो देख रहे हैं, आज हम लोग इसमें ये 22 जनवरी 25 जेई मेंस का ये इवनिंग शिफ्ट वाला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ये। और उम्मीद है कि आप सब लोग मज़े में होंगे, बढ़िया अच्छी तरह से ठंड में कुंभ स्नान का मजा ले रहे होंगे और साथ में पेपर का भी आप डिस्कशन एंजॉय करेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा ये पेपर है, इसको आप देखें कि ये इटार्ड रिएक्शन है। अगर आप इसको देख पा रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आप देखिएगा ये इटार्ड रिएक्शन है। आप जानते हैं कि देखो उसमें CH3 ऊपर लिखा हुआ है, हम यहाँ बगल में लिख रहे हैं, ये एक ही बात है, ठीक है। ये मत कहना कि क्वेश्चन में ऊपर लिखा है CH3, आप बगल में क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, राइट। तो इसको अगर हम लोग यानी यह जो इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन, इसमें हम लोग ये CrO2Cl2 से ट्रीट करेंगे पहले। तो याद रखिएगा, ये पहले एक बनता है कॉम्प्लेक्स, इस पर भी सवाल पूछा गया हुआ है, उसको बहुत आप ध्यान से आप उसको देखिएगा, ठीक है। तो ये होता है CH और ये O और ये Cr और ये OH और ये Cl और ये Cl और यहाँ भी O Cr और ये OH और ये Cl और Cl। इस कॉम्प्लेक्स पर भी सवाल पूछते हैं, इस पर भी, इस पर सवाल पूछते हैं, इस पर भी सवाल पूछते हैं, इस पर भी, कि आखिरकार में इसका ये स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। और फिर आप इसको क्या कर रहे हैं, फिर आप इसको आप ये हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। तो जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे H यानी H2O ऑब्लिक H+ यानी H3O+, तो फिर ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, ये बन गया PSCHO, ये इटार्ड रिएक्शन है। अब इसके आगे का उन्होंने क्या किया हुआ है, ये सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन, ये याद कीजिए, ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो क्या होगा इसमें, इसको देखिए मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो अब देखिए, जैसे ये PHC डबल बॉन्ड OH है, राइट, और जो सोडियम बाइसल्फाइड है वो क्या होता है, वो क्या होता है, देखो ये है सोडियम प्लस और HSO3 माइनस, सोडियम बाइसल्फाइड, राइट। तो जो ये बाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर क्या है वो देखने वाली बात है। तो ये है HOS लोन पेयर और डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, तो ये 1 2 3 4 5 6 याद रखिएगा। जैसे यहाँ देखो, इसमें देखो ऑप्शंस में ये CS से O जुड़ा हुआ है, O नहीं है, जुड़ा है S, ख्याल रखिएगा ठीक है, बहुत खतरनाक बात ये। तो मतलब क्या हो गया कि ये असल में देखो बता रहे हैं, ये होगा क्या बता रहा हूँ, इसका जो मूवमेंट है देखो, ये वाला इस पे मूव करेगा और ये जो सल्फर, चूंकि सल्फर ज़्यादा अच्छा होता है न्यूक्लियोफाइल, तो ये इस पर अब अटैक कर जाएगा, समझ आ रहा बात ये। तो अब देखिए क्या बनेगा, तो अब यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ ये यानी ये PHCH और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा O माइनस और ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा OH और ये डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा। अब लेकिन चूंकि ये इनऑर्गेनिक एसिड है, तो ये जो माइनस वाला है ये इस H+ को ले लेगा और ये HO पे आ जाएगा। तो फाइनल जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, देखना PHCH और ये O, यहाँ पर ये जो O माइनस था, यहाँ पर रुको, ये यहाँ पर ये जो O माइनस था, तो ये यहाँ पर अब ये आ जाएगा OH आ जाएगा और ये यहाँ पर SO3 माइनस और Na+। ख्याल रखेंगे ज्वाइनिंग हमेशा CS से है, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, इसमें आप चेक कर लीजिए खुद ब खुद। तो यहाँ देखेंगे O पर H आना चाहिए और इस पर है, तो इस तरह से ये वाला बिल्कुल परफेक्ट सही जवाब है। तो इसका आंसर हो गया 2। अब मैं थोड़ा इधर हट जा रहा हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिए, देख लीजिए इसको आराम से आप, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं और ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, राइट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये देखो ये पूछा हुआ है मोलैलिटी, पूछा हुआ है मोलैलिटी। देखो एक तो फार्मूला से निकलता है, समझ रहे हैं क्या निकलता है फार्मूला, याद कीजिए। मोलैलिटी इक्वल्स टू, ये याद कीजिए 1000 मोलैरिटी अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू फार्मूला मास यानी मॉलिक्यूलर मास। ये किससे निकलता है? दूसरा है लॉजिक से, और मैं हमेशा कहता हूं कि आपको लॉजिक से चलना चाहिए। लॉजिक से आपको, लॉजिक मैंने फार्मूला रटिए मत, लॉजिक से चलिए। क्या लॉजिक है बता रहा हूं। देखो ये दिया है डेंसिटी, सॉल्यूशन का दिया है डेंसिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, इसमें जो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन लें, सॉल्यूशन, तो उसका जो मास है वो 1.25 ग्राम है। यानी कि अगर हम 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर अगर ले लें तो ये कितना हो जाएगा? ये दिस वुड बी इक्वल टू 1250 ग्राम, ठीक है। ये ध्यान रखिए, तो 1 लीटर का इतना मास है, ये इसको आप ख्याल रखिएगा। दूसरा ये जो दिया है 3 मोलर, इसका क्या मतलब है? 3 मोलर का मतलब ये है कि 3 मोल सल्यूट, यानी कि यहां पर क्या है? NaOH, ये प्रेजेंट है 1000 ml सॉल्यूशन में। और अभी हम लोगों ने देखा कि 1000 ml का मास इतना है, यानी हम ये कह सकते हैं दैट इज वी कैन से कि 3 मोल NaOH is present in 1250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक ही बात हुआ, ये एक ही बात है, ठीक है, समझते रहिए अच्छी तरह से। अब क्या करेंगे? अब चूंकि इसमें 3 मोल NaOH है, तो 3 मोल NaOH का मतलब क्या होता है? अरे भाई मॉलिक्यूलर मास NaOH का होता है 40, तो 3 मोल यानी कि 3 इंटू 40 यानी कि 120 ग्राम। तो इस 1250 ग्राम सॉल्यूशन में 120 ग्राम NaOH है, तो इसमें से अगर हम 120 ग्राम माइनस कर दें तो ये 0, ये 3, ये 1 और 1, तो 1130 ग्राम क्या हो जाएगा? सोचिए। अरे भाई सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट और सल्यूट, तो अगर 1130 ग्राम जो बचा सल्यूट के अलावा वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो मतलब यानी दिस मच ग्राम वाटर इज प्रेजेंट। और आप जानते हैं मोलैलिटी का क्या होता है डिफिनीशन? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। ये किसका होगा? ये सॉल्वेंट का होगा। अब आपके सामने सब चीज उपलब्ध है कि 3 मोल आपने लिया हुआ है और मास आपने ले लिया 1130 ग्राम, इनटू आपने कर दिया ये 1000 कर दिया, तो 0 0 कैंसिल हो गया, यानी कि ये कितना हो गया? 300 बाई 113। सॉल्व करेंगे तो ये 2.6 के आसपास आएगा, तो ये इसका आंसर हो गया, ये वाला आंसर हो गया इसका। देख लिए, इसी को आप इसमें लगाते तो डायरेक्टली आता, लेकिन डायरेक्टली रटना पड़ता है। अब देखो इसमें आपने क्या किया कि 1000 इंटू आपने 3 कर दिया और 1000D, तो ये 1000 इंटू 1.25 माइनस मोलरिटी 3 इंटू फार्मूला मास 40। तो आप घूम फिर के देखेंगे कहीं न कहीं इसी पर आप अगर ध्यान से देखिए तो कहीं न कहीं आप उसी पे आ रहे हैं। अरे भाई ये बताओ, ये 1250 में से 120 माइनस किया था ना, देखो यहां पर ये वही नहीं आ रहा है, और ऊपर 1000 इंटू 3 है कि नहीं? देख लो ये ऊपर 1000 इंटू 3 देखा। तो लॉजिक से चलना हमेशा ही अच्छा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा किनारे हट जाते हैं, इसको आराम से इसको आप देख लीजिए आराम से, ठीक है, सही है, पावर ऑफ लॉजिक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी हमने एक रिव्यू अभी हमने किया है। देखिए बड़ा इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे आप इसको देखिए, ये वाला एग्जांपल, ये बहुत डेंजरस क्वेश्चन है। ये क्या है ये भैया? ये देखिएगा। अब जैसे ये यहां पर CO का +2 स्टेट है, ठीक है, +2 स्टेट है, और ये NH3 4
ये स्ट्रांग लिगेंड है अमोनिया, नहीं बहुत स्ट्रांग है लेकिन स्ट्रांग में आता है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, तो नॉर्मली होता है क्या 4s2 और 3d7, और वही कोबाल्ट ले लेंगे +2 कंडीशन में तो हो जाएगा 4s0 और 3d7 हो जाएगा, राइट। क्वाड्रेशन नंबर यहां 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो इसका मतलब है कि या तो ये sp3 होगा या dsp2 होगा, ठीक है, इन दोनों से कोई एक होगा। और स्ट्रांग लिगेंड है तो ये होना चाहिए बशर्ते कि और उसमें जगह की कोई कमी ना ने पाए, है ना। अरे बाबा ये ध्यान से लिखो, ये लगता है कभी कभी, हाँ रुको, दिस शुड बी, ये दिस शुड बी लाइक दैट, ऐसा होना चाहिए। अब चेक करते हैं, अब ये D7 है, तो D7 है तो फिर आप इसको आप बना लीजिए 1 2 3 4, तो ये हो गया 3D7, और यहां पर है 4s0 है, और यहां पर है ये 4p0 है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हैं, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब ये चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनर ले सकता होगा, तो चलो इसको हम यहां पर हम पेयर करा दें, इसमें जगह है तो चलो ये यहां पर खाली हो गया। इस तरह से ये हम आसानी से dsp2 ले सकते होंगे। लेकिन आप जानते हैं कि बड़े खतरनाक है क्या, जो स्प्लिटिंग पैटर्न है, हमने आपको रिव्यू दिया है, आप पिछला देखें, पिछले क्वेश्चन का, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में जो डेल्टा है जो स्क्वायर प्लेनर का ज्यादा होता है, फिर होता है ऑक्टाहेड्रल, लास्ट में होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये दरअसल में आप ये पाएंगे कि डेल्टा स्क्वायर प्लेनर इज एक्चुअली 1.74 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ, और डेल्टा ओ इज nearly two times of delta tetrahedral. This is 9/4 into delta t. तो यानी कि जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो ये आपको दिखेगा, ठीक है। ये बहुत खतरनाक बात है भैया, बहुत ध्यान से इसको आप समझिएगा, इसको एक्चुअली बहुत ही केयरफुल समझिएगा, ठीक है। तो अब स्वभावतः इसमें देखो ये वाला तो हो गया स्क्वायर में, तो ये तो बिल्कुल टॉप पे जाएगा 2 वाला। और मजे की बात क्या है, इसमें कोई भी ऑप्शन में 2 टॉप पर नहीं दिया हुआ है, तो इसमें ये गलत है। ये अरे भाई ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चे लोग जो अपना स्टूडेंट जो रिपोर्ट किए वो हमने लिखा हुआ है ना, तो वो उसमें थोड़ी गलती हो सकती होगी, ख्याल रखना। तो लेकिन आंसर क्या होगा इसका, अब इसको हम चेक करते हैं, इसका जो रियल आंसर होगा वो क्या होगा, ये हम लोग देखना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा ये ग्रीन कलर चल रहा है कि नहीं, बहुत ही कम चल रहा है, इसको हटा दें, जस्ट मिनट वेट करो, ग्रीन कलर की इफिशियंसी बहुत ही कम है ना। रुको, अब ये लेते हैं इस कलर को लेके, देखिए क्या कहता है। देखिए तो यानी कि ये जो यहां पर देखेंगे ये वाला देखेंगे, ये वाला बिल्कुल टॉप हो जाएगा, तो आंसर का क्या हो जाएगा, O1 वाला हो जाएगा सबसे टॉप पे। और दूसरे, अब सभी का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, सभी का क्वेश्चन नंबर 6 है, और सभी में अब देखेंगे कोबाल्ट, यहां देखो ये 2+ ये दोनों सेम है, तो इसमें 3+ है 2+ है, तो याद रखें जो स्प्लिटिंग होती है ये प्रोपोर्शनल टू होता है, ये चार्ज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इन दोनों में 2 का, इसका मतलब कि 2 वाले का ज्यादा होगा 3 वाले से, एक बात। दूसरी बात, ये चूंकि चिलेट है तो चिलेट का बहुत ज्यादा होता है, तो इसका मतलब कि 1 के बाद में फिर ये हो जाएगा 4, और 4 के बाद में फिर हो जाएगा 2, और इसके बाद में हो जाएगा 3। ये राइट आंसर है जो किसी ऑप्शन में बच्चे ने रिपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। तो यानी यहां देखो ये 4 2 3 तक तो ये समझ में आ रही है, लेकिन यहां पर लास्ट वन ये जो कि ये गड़बड़ है, ये समझ आ गया ये, तो ये इसका बहुत ही टिपिकल केस है। इसमें ये वाला कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा डेंजरस है, और ये कैसे आता है ये भी उसका भी कैलकुलेशन है, लेकिन ये आपके सिलेबस में ये नहीं है, दिस इज बियॉन्ड योर सिलेबस।
अब क्वेश्चन आ गया, बस खाली ये ख्याल रखो, क्योंकि जो स्प्लिटिंग है, देखो आपको एक मैं जरा सा आपको हिंट कर दूं, मैं बहुत जरा सा आपको हिंट करता हूं मैं, क्या देखना, जैसे ये यहां पर जो स्प्लिटिंग है स्क्वायर प्लेनर में वो 4 में बढ़ता है, ख्याल रखना, यानी टॉप पे होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर होता है डी एक्स वाई, और बीच में होता है डी जेड स्क्वायर, और सबसे नीचे होता है डी जेड एक्स इक्वल टू डी जेड वाई। तो टोटल ये 4 लेवल, तो ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, समझ आ रहे, ये काफी ज्यादा गैप हो जाता है ये, तो इसलिए जो ये स्क्वायर प्लेनर का है ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक ना। इसको हम हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, ओके। आते हैं अगले सवाल पर, उसको देख लीजिए, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको आप देखें, जस्ट ए मिनट, रुकिए बच्चे लोग, बहुत बढ़िया यार, आप लोग काफ़ी अच्छा वर्किंग किए हैं, L1 कोचिंग के सभी स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो अब यहाँ पर देखिए, ये पूछा हुआ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्वाभाविक सी बात है जो ERG याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलाइजेस कार्बोकैटायन, ये आपको पता है अच्छी तरह से, ये कंसेप्ट है, ठीक है, ये कंसेप्ट है ये। तो अब देखिए इस वाले में, अब देखिए ये प्लस आर से ये कार्बोहाइड्रेट पैराप है तो काफी स्ट्रांग हो गया, मतलब देखिए ऐसे देखिएगा, जैसे अगर हम पैरा वाला ग्रुप ले लें, अगर हम पैरा वाला ले लें, देखना, तो ये OCH3 ये जो लोन पेयर है, और यहाँ पर ये है CH2+, तो इसका जो मूवमेंट है वो देखना, ये इस पर आया, और ये वाला देखना ये यहाँ मूव करेगा, और ये वाला सीधे वहाँ डायरेक्ट पहुँच जा रहा है, तो ये काफ़ी स्टेबल हो गया, ठीक है। और इसी तरह से अब हम ये देखेंगे जो आर्थो पर है, तो आर्थो चूंकि -I शो करता है और +R है तो मिथाक्सी ही, तो इसलिए इसके बाद में फिर आर्थो वाला पोजीशन ले लिया जाएगा, ठीक है, इसके बाद में फिर आर्थो वाला पोजीशन ले लिया जाएगा, यानी ये जो CH2+ है और ये OCH3 यहाँ पर, ये जो आर्थो वाला है, क्योंकि ये -I इफेक्ट है तो +R तो पूरा है, यानी ये +R है लेकिन -I भी है, इसलिए इससे थोड़ा सा ये कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, तो ये वाला आपने देख लिया और आपने ये देख लिया, अब ये देखो ये पैरा पे तो है लेकिन ये हाइपर कंजुगेशन से है, तो बहुत यानी वो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होता है, तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन से ये स्टेबलाइज करेगा, इसको आप सब लोग जानते होंगे। तो ये देखो ये यहाँ लिख दिया CH2+ लिख दिया हमने, और यहाँ पर देखो ये यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये इसको यहाँ, और फिर देखना ये वाला अंदर जगह तो अंदर, अदरवाइज बाहर जगह तो बाहर, अदरवाइज इसको फिर बाहर, तो लेकिन ये हाइपर कंजुगेशन है तो उतना ये स्टेबल, उतना स्ट्रांग इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। और फिर लास्ट में जरा हम देखेंगे, प्रयास करेंगे कि इसमें और इसमें इसके बाद कौन सा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये CH3+, ये, हाँ अच्छा एक चीज देखो, ये जो CH3+ है ये और ये, तो इसमें देखो इस वाले CH3 में +R भी है, इसमें भी प्लस यानी प्लस हाइपर कंजुगेशन, इसमें प्लस हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। देखो इसमें प्लस हाइपर कंजुगेशन है, यहां भी प्लस हाइपर कंजुगेशन है, लेकिन इसमें +I है जो कि नजदीक है, काफी ये नजदीक है ये, और ये यहां पर दूरी पे है। अब जानते हैं इंडक्टिव फिट के लिए DNP रूल है, ये आपने पढ़ा होगा, क्या इसमें है, सबसे पहला इफेक्टिव है डिस्टेंस, फिर है नंबर, फिर है पावर, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि इसमें इस वाले से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें मैं फाइनल आंसर दिखाता हूं, फाइनल आंसर देखिएगा, ठीक है, इसके बहुत ध्यान से समझिएगा इसमें, यानी कि सबसे पहला देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, टॉप मोस्ट पे हो जाएगा A। तो अब देखो इसमें ये दूसरा वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया, अब आते हैं ये फर्स्ट और थर्ड में,
तो इसके बाद फिर देखेंगे, इसके बाद में सी आना चाहिए, तो ए के बाद में सी, तो ये वाला दिख रहा है। और फिर डी और बी में देख लें तो स्वभाव अभी बताया मैंने कि डी और बी चूंकि ये नजदीक है तो इंडक्टिव इफेक्ट इसका नजदीक होने की वजह से ज्यादा पावरफुल इसका हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो आंसर हो गया क्या हो जाएगा, यानी इसके, यानी आप देखिए हमारे मतलब करने का ये हुआ, इसी में मैं थोड़ा सा इसको कर दूं, देखो ये यहां पर इससे ये था ना, ये लास्ट में चला गया और इसके बाद यहां पर आ जाएगा जो वो आर्थो वाला था, ये यानी EaCH2 प्लस और EaCH3, ठीक है। अब आप मिला लीजिए, तो पहला हो गया ए और दूसरा वाला हो गया सी और फिर हो गया आपने कहा पर डी, ACD और फिर लास्ट में हो गया बी, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ऐसे समझ आ गया, राइट। अब आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या होगा अगला क्वेश्चन। हाँ, ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, देखें इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए, Which of the following anion will not undergo disproportionation? भाई स्वाभाविक सी बात है, जो एकदम मिनिमम में होगा और जो बिल्कुल मैक्सिमम होगा वो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं कर सकता। किसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन, जो वही स्पेसी रिड्यूस भी हो वही ऑक्सीडाइज हो। अब खुद देखिए, ये Cl4 माइनस में ये ऑलरेडी ये जो Cl4 ये जो पर क्लोरेट है, इसमें क्लोरीन का स्टेट ऑलरेडी, इसमें क्लोरीन का जो स्टेट है वो ऑलरेडी +7 में है ऑलरेडी। रिमेंबर ये आयोनाइजेबल, इट इज नॉट आयोनाइजेबल +7 ये स्टेट है, यानी प्लस इमेजिनरी चार्ज है, एक्सटेंशन नंबर ये, ठीक है। ये 7 है और तो स्वभावतः ये कतई नहीं होगा। और यहाँ देखो ये यहाँ पर +3 में है, यहाँ +1 में है और ये +5 में है, तो निश्चित रूप से ये वाला बिल्कुल मैक्सिमम पर है, इसीलिए ये वाला कदापि नहीं शो कर पाएगा। क्योंकि ये नॉट वाला है तो यही आपका जवाब हो जाएगा। ये क्लियर हो गया बिल्कुल ये अच्छी तरह से, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, डायपोल मोमेंट NF3। अच्छा, आप ये तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, इतना तो आप जानते हैं भली भांति, जो NF3 है, देखो ये NCERT का बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो NF3 है वो उसका डायपोल मोमेंट बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये जो डायपोल का डायरेक्शंस हैं और ये लोन पेयर का जो डायरेक्शन है ये अपोजिट हो गया, तो ये तो काफी कम होता है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। अब एक समस्या है H2S और CaCl3। दरअसल में HBr तो काफी ज्यादा पोलराइजेबल है, लेकिन छोटा एटम, देखो म्यू इलेक्ट्रिकल होता है Q इंटू डी, तो डिस्टेंस, तो छोटा एटम, तो H और Br भी खैर बड़ा एटम है, लेकिन जो CaCl3 है वो काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें वो तीनों का, यानी देखो ये CH है और ये जो Cl है, तो इसमें तीनों का जो डायपोल मोमेंट है वो दरअसल में एक तरफ कहीं न कहीं से जुड़ने लगता है, ये ठीक है, ये CaCl3। हालांकि अब ये से CH2F2 है वो एक्सेप्शनल केस है, वो सबसे अधिक होता है हेलो कंपाउंड्स में, ठीक है। तो यानी कि अब इसका तो सबके कहने का मूल मतलब क्या हो गया, सबके कहने का मेन मतलब यहाँ ये हो गया, इसमें मेन मतलब ये हो गया कि सबसे पहले देखेंगे तो ये हो जाएगा CHCl3। क्या ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बहुत ही कम दिख रहा है। रुको इसको हटाते हैं, इसको, ये कलर ठीक नहीं है, तो दूसरा कलर लेते हैं, वही मतलब लगता है इसी कलर में चलना पड़ेगा, है ना। रुको, ये अभी तक मिटा नहीं, क्या बात है, हाँ अब मिट जाएगा ये, हाँ ठीक है। देखो तो क्या हो गया, यानी कि CHCl3 ये दिख गया, और फिर क्या हो जाएगा इसके CHCl3, और फिर आप देखेंगे यानी H2S। तो अब ये असल में H2S बड़ा होता है HBr से और लास्ट होता है ये NF3। तो ऐसे तो क्वेश्चन जो होगा, यानी वैसे तो क्वेश्चन आप अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली, क्योंकि जो NF3 है, NF3, ये देखो NF3 जो पहला वाला ऑप्शन है वो 1 इन चारों में सिर्फ इसी में दिया हुआ है, तो ऐसे ही करेक्ट हो गया ठीक है। लेकिन बाकी माने हिट एंड ट्रायल से भी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता था। समझ में आ गया बात ये? तो ये आपने देख लिया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 1 हो गया।
क्लियर हो गया? ये H2S का असल में S और ये H और ये H, इसमें हालांकि ये सल्फर थोड़ा सा होता है नेगेटिव, तो ये हल्का से इधर रहेगा, हल्का से इधर रहेगा, और ये दो ये जो लोन पेयर है तो ये दोनों का ये रीइंफोर्स कर जा रहा है, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना? तो H2S ज्यादा हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया फिर? ये इसका आंसर हो गया 3, यानी कि C आंसर हो जाएगा इसका, राइट? अब आते हैं अगले पर, इसको देख लीजिए। अरे भाई ये लसगने टेस्ट है यार, ठीक है? ये आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सोडियम मेटल से फ्यूज करते हैं, ये प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है स्कूलों में, आसानी से ये होता है। थोड़ा सावधानी से करना पड़ता है क्योंकि सोडियम स्पट आउट बाहर निकलता है बॉइलिंग ट्यूब से। तो इसमें क्या हो गया कि नाइट्रोजन है, बिल्कुल सही है, फास्फोरस है, बिल्कुल सही है, सल्फर है, बिल्कुल सही है, हेलोजन बिल्कुल सही है। अरे ये सब क्लास 11th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है उसी में से बेसिक वाला सब, ठीक है? और तो पहला सही है, लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट इज मेड विथ मैग्नीशियम, ये गलत है, ये सोडियम होता है। तो मतलब क्या हो गया कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। देखा आपने, यानी आसानी से आपको जवाब मिल जा रहा है। कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो दिया हुआ है 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन, 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो पहले हमको लिखना पड़ेगा, यानी IUPAC का भी क्वेश्चन है ये एक तरह से, ठीक है? अब ये देखो टेट्रा मिथाइल हेप्टेन, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आप सिंगल लिंकेज कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है? ये आपने नंबरिंग कर दिया, राइट? अब क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग देखेंगे और क्या है, तो 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल, यानी 2 पर और क्या है 4 4 पर और ये 4 पर टेट्रामिथाइल हेप्टेन। तो इसमें कितना देखो, ये वाला है 2 डिग्री, ये वाला है 2 डिग्री, ये वाला है 2 डिग्री, याद रखिए ये 1 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 4 डिग्री है। तो इसको देखना है, तो स्वभावतः ये यहां पर इसमें निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, H ये 2H हो गया, और यहां देखेंगे तो यहां भी H और H हो जाएगा, और यहां भी देखेंगे तो H और H हो जाएगा, यानी 2 2 2, तो इसमें टोटल 6H हो गए जो 2 डिग्री है। तो ये वाला आंसर गलत साबित हुआ। देखो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, होता है इसमें कोई ऑप्शन टैली ना करे ठीक है? अभी हम देखते हैं, अब हम देखते हैं अगला वाला, जो नेक्स्ट वाला ये देख लिया जाए, ये वाला इसको देखते हैं। तो ये भी हेप्टेन है, ये भी हेप्टेन है, देखना तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको आप तुरंत सिंगल बॉन्ड से पहले अटैच कीजिए, नंबरिंग करना मत भूलिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है? अब आप इसमें क्या करेंगे कि लगाएंगे ग्रुपिंग, तो 2 2 3 4 टेट्रामिथाइल, तो ये 2 पर मिथाइल है और ये 2 पर मिथाइल है, और किस पे है 3 4 पर, यहां है और यहां है। सुबह तो 2 डिग्री कौन कौन से हैं, देखो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो टोटल मिलके यहां पर 4H हो जाएंगे जो 2 डिग्री वाले हैं। तो ये भी गलत साबित हुआ, ये भी, ठीक है? देखते रहिए अच्छी तरह से। अब आते हैं, ये देखते हैं, ये है ऑक्टेन है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और सिंगल बॉन्ड तो मिनिमम सब में रहेगा। नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब आते हैं 2 2 3 3, तो 2 2 3 3 जो टेट्रामिथाइल है, तो 2 पर C 2 पर और क्या है, और क्या है 2 2 3 3, और यहां भी देखो ये यहां भी C और यहां भी C 2 2 3 3। तो अब 2 डिग्री कितना है, देखो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है, तो इस पर H कितने H हो गए थे, 1 2 3 4, यानी टोटल यहां पर ये 8H हो गए जो 2 डिग्री है, यानी ये वाला भी गलत साबित हुआ देख रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं। अरे भाई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है यार, बच्चे ऑप्शन गलती लिख सकते हैं बच्चे। अब आते हैं ये लास्ट वाला देखते हैं, ये पेंटेन वाला क्या देखते हैं, ये इस केस में देखते हैं ये क्या कह रहा है भाई, इसको देख लें। तो यहां पे देखेंगे, ठीक है, पेंटेन है ये, यानी कि 1 2 3 4 5, तो आप सिंगल बॉन्ड अटैच कर देंगे सब में, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है? अब ये 3 पे इथाइल,
तो ये 3 पे इथाइल हो गया और 2 डाई मिथाइल, तो ये 2 और 2 पे डाई मिथाइल हो गया। वो ध्यान देखिए, अब इसमें जो 2 डिग्री, इसमें जो 2 डिग्री कौन सा कार्बन है देखना, तो यहां पर कोई कार्बन नहीं है। ये तो अच्छा, ये 4 डिग्री भी हो गया ये, तो ये 2 डिग्री कार्बन इसमें एक ही दिख रहा है, और हाँ ये भी दिख रहा है, यहां भी 2 डिग्री कार्बन दिख रहा है ये। तो भैयू यहां देखो ये H और H, और इस पे भी H और H हो जाएगा, यानी इसमें भी 4H है जो 2 डिग्री है, यानी कि कोई भी इसका ऑप्शन टैली नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया ये? तो ये देख लीजिए अच्छी तरह से, ये यानी इसमें कोई जो बच्चे बनाए इसमें कोई आंसर टैली इसमें नहीं कर रहा है। अच्छा, कब ये कब होता, यानी कि इसमें 2 सेकेंडरी वाला इस किसी ऑप्शन में कब बन सकता था, अगर ये पूछा जाए कि सवाल को ठीक करना है तो क्या हम करें सुधार? अरे भाई इसी में जैसे यहां पर जो ये जो जहां पर 4 था ना, ये था ना 4H था, तो अब क्या करें, इसी एक H को हम हटा देते, यानी जो हेप्टेन है, अगर इस हेप्टेन के जगह पर अगर हम हेक्सेन लिख देते तब फिर आसानी के साथ में, यानी फिर सिर्फ यही वाला होता, तब ये इसका आंसर सही हो जाता। ठीक है, ये रहा राइट। अब देखते हैं अगला। अब यहां पे है सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन व्हेन रिएक्ट्स विद Br2। तो पहले लिखेंगे वो जो कंपाउंड है सेकेंडरी साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन देखिए ये है साइक्लोहेक्सेन, और सेकेंडरी ब्यूटाइल कहीं भी ऊपर से कहीं भी लिखे तो ये जानते हैं, अरे भाई देखिए ये 1 2 3 4 हो गया ना ये, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप को बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, पता है ना? अरे बच्चों देखो, ये अगर ऐसे होता तो इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल, ठीक है, और देखो ये अगर इस तरह से होता तो इसको क्या बोलते थे, आइसोब्यूटाइल, याद कीजिए, और अगर ये इस तरह से होता तो इसको क्या बोलते थे, टर्शियरी ब्यूटाइल, और अगर ये कुछ इस तरह से हो जाए तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो यही केस है ना सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब देख लीजिए, तो ये वाला हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, ठीक है, दूसरे से अटैच है, राइट। तो ये सेकेंड से, अब क्या करा है इसमें कि सनलाइट के प्रेजेंस में आप इसको Br2 कर रहे थे। याद करो जो ब्रोमिनेशन है, याद कीजिए हाईली एक्सक्लूसिव है, यानी कि याद करो ये स्टोरी 3 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 1 डिग्री, ये कितना होता है, अरे 1600 इज टू 80 इज टू 1। वही क्लोरिनेशन क्या था, 5 इज टू 3.8 इज टू 1, तो ये एक्सक्लूसिव है। तो अब इसमें जो 3 डिग्री है, स्वभावतः देखो ये भी 3 डिग्री है, देखना ध्यान से, और ये भी 3 डिग्री है। तो जो उसमें पूछा हुआ है कि कौन सा मेजर इसमें होगा, तो स्वाभाविक सी बात है या तो इस पे आए या इस पे आए, क्योंकि दोनों 3 डिग्री है। तो इस वाले पर Br देखो, यहां पर देखो ये इस वाले पर भी Br दिया हुआ है, ये देखो ये भी पॉसिबिलिटी है 3 डिग्री, और कहीं पर वो 3 डिग्री कहीं नहीं है, तो उसका आंसर O1 ही इसका सही होगा। यानी कि इस पर भी Br जोड़ते तो भी ये सही होता, लेकिन ऐसा इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है। तो इन ऑप्शन में ये जो 3 डिग्री वाला है यहां पर जो लगा, तो ये वाला फिर बेस्ट ऑप्शन ये यही आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इसको एक बार और देख लीजिए आप, इसको हम बगल में खड़े हैं, आप देख लीजिए, तब तक यू कैन टेक ऑल्सो स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है, ले लिया अपने, राइट। अब देखते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप इसको समझिए। NaOH इज मिक्स्ड विद, अच्छा दोनों मिला रहा है NaOH से, यानी कि सिर्फ, तो आप खुद देखो, तो जो 200 ml 0.2 मोलर NaOH है, इसका मतलब कितना हो गया, अरे भाई मिलीमोल क्या होता है, मिलीमोल होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो 200 इंटू 0.2 यानी कि ये कितना हो गया, ये 40 मिलीमोल NaOH हो गया, ठीक, ओके। अब जो दूसरा क्या दिया हुआ है 400 ml 0.5 मोलर, दूसरा है इसमें जोड़ रहे हैं 400 ml 0.5 मोलर NaOH, ये भी दोनों सेम, यानी कि आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अभी कितना हो गया, अरे भाई डेसिमल तो 4 पंजे 20, ये 200 मिलीमोल हो गया, 200 मिलीमोल हो गया NaOH। तो जो टोटल
टोटल 240 मिली मोल हो गया NaOH, और यहां पर जो वॉल्यूम है ये टोटल 600 ml हो गया। बस कहानी खत्म। सो जी कैसे? अरे बाबा पूछा है मोलैरिटी, तो क्या होता है मोलैरिटी? तो मोलैरिटी जो होती है ये होती है मोलैरिटी इक्वल्स टू मिली मोल अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो मिली मोल कितना देखा आपने? 240, वॉल्यूम कितना देखा आपने? 600। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये अब ये किससे कट रहा है ये? तो 6 चौके 24 हो गया, तो 0.4 आ गया, यानी कि दिस इज हियर 0.4। तो ये 0.4 ये वाला सिंपल उसका आंसर हो गया। प्लीज चेक इट, इसको मिला लीजिए जल्दी से। करेक्ट है, देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे बहुत बढ़िया यार, L1 के बच्चे बहुत फास्ट काम करेंगे, सारे के सारे क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 11। ये बहुत बढ़िया चीज है, देखो करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लिसरैल्डिहाइड। तो इसका जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो ये है, इसका ये है, देखो ग्लिसरैल्डिहाइड यानी ऊपर फिशर प्रोसेसर में जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसको रखते हैं टॉप पर, एक कन्वेंशन है। और एल ग्लिसरैल्डिहाइड है यानी कि जो OH है वो स्वभावतः ये लेफ्ट साइड में होगा और नीचे CH3 होगा, ये हो गया यहां पर ये। तो ग्लिसरैल्डिहाइड पूछा हुआ है यानी कि यहां पर क्या होगा? CH2OH होगा, ठीक है। एक मिनट रुको, CH2OH, ठीक है, CH2OH, हाँ बिल्कुल ठीक है, देखना। तो ये CH2OH और अरे भाई देखो ग्लिसरॉल होता है, ये तो सिंपल सी कहानी है, ये ग्लिसरॉल है ये, बस इसी को आप ऑक्सीडाइज कर देंगे, इसी को आप ऑक्सीडाइज कर देंगे CHO में, तो ये हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड हो जाएगा, ये दिखाइए, ठीक है, राइट। अब ये L, ये वाला स्टार कार्बन पर लास्ट स्टार कार्बन, एक ही स्टार कार्बन इसमें, लास्ट क्या फर्स्ट क्या, तो ये L से। अब इसमें देखो कौन सा टैली कर रहा है, जैसे आप पहला देखें तो ये तो कैपिटल D, ये वाला तो कैपिटल D वाला हो गया, ये राइट साइड है ये, तो ये तो गलत हो गया। और इसमें देखो अब इसको CHO नीचे, तो क्या करो इस पूरे को 180 डिग्री, इसको पूरे को 180 डिग्री टर्न कर दो, या और क्या कहते हैं कि अरे भाई वर्टिकल और आप चेंज कर दो। तो ये हो गया CH2OH, ये हो गया CHO और ये हो गया H, ये हो गया OH, यानी दरअसल में ये दो के दोनों दरअसल में ये सेम है ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसको देखो, अब इसको टर्न करो, इसको टर्न करो, CHO को ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा CHO, नीचे लाओ ये CH2OH, इस OH को बदलो OH, यानी समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? देखो मैं ये कर रहा हूं यहां पर, ये तो सिंपल रूल्स है। अरे बाबा देखो कोई टू एक्सचेंज, इसको आप एक्सचेंज कर दो आपस में और इन दोनों को एक्सचेंज कर दो आपस में, ये ना है रूल, ठीक है, ये इसका रूल है इसका ये। तो अब यहां पर देखेंगे यही वो चीज है जो कि आप चाह रहे थे, यही वो चीज जो आप चाह रहे थे, इसका मतलब है कि ये वाला बिल्कुल आपका परफेक्ट हो गया। और इसको देखें, इसको हमको चेंज करना है इसको, तो क्या करेंगे इसके लिए? फिर ये करेंगे, देखो कि इसको रखो इंटैक्ट, इसको यहां ले आओ और इसको यहां ले आओ और इस वाले को यहां ले आओ, ये तरीका है ना, याद है कि भूल गए? तो फिर क्या करेंगे? तो अब आप यहां पर देखो ये ऊपर ले जाएंगे CHO, इसको रखा आपने इंटैक्ट, और ये हो गया यहां पर ये CH2OH और ये आ गया OH, तो ये वाला डी स्ट्रक्चर है, तो यह भी गलत साबित हुआ। तो आंसर क्या हो गया इसका? 3 इसका आंसर हो गया। अब इसको आप आराम से एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से ठीक है। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है, इस पर आपको बहुत वर्किंग करना पड़ता है ना, राइट। ठीक है भैया जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये देखो इजी क्वेश्चन है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव। एक्सटेंसिव जो डिपेंड करे बाहरी मास पर, इंटेंसिव जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी भी होता है, जैसे ये इसका डेंसिटी ले, इसको एक टुकड़ा तोड़ दें उसका डेंसिटी और तोड़ दें उसका डेंसिटी सेम रहता है, तो ये होता है, इसको बोलते हैं इंटेंसिव। तो अब आप खुद देखें कि यहां पर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, तो मास देखो ये दिया है इंटेंसिव, तो चेक करते हैं मास, ये पहले ही गलत हो गया, तो ये तो पहले गलत हो गया। अभी तो एक्सटेंसिव,
देखो मास सही है और वॉल्यूम सही है, लेकिन ये टेम्परेचर और हीट भी सही है, लेकिन टेम्परेचर तो नहीं होगा ये। अरे भाई टेम्परेचर जैसे इसका टेम्परेचर मान लो अगर 80 डिग्री है तो तोड़ देंगे तो क्या कम हो जाएगा? नहीं, तो ये टेम्परेचर आल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। अब देखते हैं ये तीसरा वाला एक्सटेंसिव, मास सही है, वॉल्यूम सही है, हाँ ये भी सही, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है, ये सब के सब डिपेंड। अरे भाई ये होता है ना, ये जो U होता है ये है NCV/dt है भैया, ये N पर डिपेंड करता है, समझ गए? N पर यानी मोल पर, यानी कि मास पर डिपेंड करता है, राइट। यहां देखें डेंसिटी, ये हमको देखना है इंटेंसिव, डेंसिटी ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, मोल एक्सटेंसिव हो गया, तो इसलिए ये गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया थर्ड। इसको मिला लीजिए जल्दी से, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाँ अब देखो ये जो ग्रुप 15 एलिमेंट है कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कोवेलेंसी वीकेस्ट, तो स्वाभाविक सी बात, देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो बिस्मथ की जो वैलेंसी है वो यानी इसकी जो कोवैलेंसी है या ये मैक्सिमम 3 होता है और इसकी तो 5 होगी, और सबसे बड़ा बांड है ये, तो जो जितना ज़्यादा बांड लेंथ हो जाएगा उतना वीक हो जाएगा, इसलिए जो एंटीमनी है ये सही। तो टोटल इसमें कितने ऐसे एलिमेंट, तो व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ द एलिमेंट हैविंग वीकेस्ट ई बांड, तो वीकेस्ट ई बांड जो देखेंगे वो, अच्छा बिस्मथ क्या ये इसमें जल्दी बिस्मथ कोवैलेंट बांड तो बनाता नहीं है, तो दरअसल में ये आयनिक के रूप में चलता है ये, ठीक है ना। तो इसलिए जो एंटीमनी है ये भी कुछ हद तक यानी फजांस रूल है जिसमें दोनों चलता है, तो इसमें जो Sb है ये 5 शो करता है और Vc का वीकेस्ट लिंक है, ठीक है, एंटीमनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें अब हम क्या देखेंगे कि इसकी वैलेंस ये 5 है, कोवैलेंस मैक्सिमम 5 है। अरे भाई Sb ये 5 है ना, अरे भाई SbF5 सुने हैं कि नहीं सुने हैं, ठीक है। तो फजांस रूल है, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर दोनों है, ठीक है। तो इसमें ये थर्ड वाला उसका जवाब हो गया, राइट, ये आपने मिला लिया, थर्ड हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, है ना। आगे बढ़ते हैं, बोले सब तो इजी था क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, एग्जाम हॉल के निकलने के बाद इजी करना आसान है, उस एग्जामिनेशन टेंशन में मैं समझ सकता हूँ भाई साहब, जो आप लोग बैठ के उस रियल वार फील्ड में, रियल बैटल फील्ड में, वहां पर आसान करना मुश्किल होगा, ठीक है, ये मैं समझ सकता हूँ, भली बात है, ठीक है, ओके। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ये बड़ा खतरनाक सवाल है, गुलाब भाग का सवाल है, ये LKG का मैथ इसमें लगा दिया है, ठीक है भाई। आप खुद देखो, तो पहले आप इसको तोड़ो, तो ये देखो ये जो जर्कोनियम, इसको पहले आप तोड़ो, पहले आप तो जर्कोनियम 3 और ये PO4 को तोड़ो, तो तोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा जर्कोनियम +4 और +4 हो जाएगा फास्फेट -3, देख रहे हैं। अरे बाबा याद रखें ये LKG का केमिस्ट्री, ये 3 इसका नंबर और इसका चार्ज, ये 4 इसका नंबर और उसका चार्ज, देखा ये चीज, ठीक है। तो अब अगर सॉल्युबिलिटी S है, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर हम मान लें, S मान लें, तो ये 3S हो जाएगा और ये 4S हो जाएगा, और जो KSP होगी, KSP वो क्या होगा, वो होगा जर्कोनियम 4 + K⁻³ इंटू फास्फेट 3 - K⁻⁴, ये होगा, बात समझ आ रहा है ये। तो अब ये क्या हो गया यहां पर, अब यहां पर देखेंगे यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये, तो यानी कि ये 3S का क्यूब और 4S का पावर 4, तो ये 3 × 9 = 27, 27S क्यूब इंटू 4S, तो 4 × 16, ये 256, तो 256 और ये S के पावर 4, यानी ये कितना हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 6 = 42, ऑप्शन में देखो ये 2 बात में आ रहा है, तो 6912 आएगा सॉल्व करने से, तो 6912 S के पावर 7, तो स्वाभाविक सी बात है ये हो जाएगा KSP, तो निश्चित बात है कि S क्या होगा, KSP/Dec का 7th रूट है ना, तो KSP
उसका 7th रूट, तो इसमें आप देखेंगे ये वाला फार्मूला, ये वाला बिल्कुल आपको सही दिखाई पड़ रहा होगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया, ये वाला सही हो गया, है ना। ये पहला तो इजी था, इसको आप याद कीजिए। एक बार आया था फार्मूला, याद कीजिए। अरे भाई ये A2B3 वाला क्वेश्चन IIT में कई बार आ चुका है कि नहीं? कैसे इसको तोड़ते थे, याद कीजिए। तो 2A3 प्लस 3B2 माइनस, तो ये 2S और ये 3S, तो फिर जो KSP आप निकालते थे तो 2S का स्क्वायर और 3S का क्यूब, जो कि 108S की पावर 5 आता था। ये क्वेश्चन आपको दिमाग में आ गया होगा जरूर, है कि नहीं? तो ये उसी को थोड़ा सा रिपीट कर दिया। अरे भाई 2025 में 144 साल बाद महाकुंभ लग रहा है, तो कुछ तो बदलाव करेगा। तो 108 से बढ़ करके चलो कितना आ गया, 6912 काफी बढ़ा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज रियली वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब लगता है एक फार्मूले से, याद कीजिए। देखो जो डेल्टा H है, ये तो आप जानते हैं कि NCP/dt होता है, तो आप जानते हैं। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा H बाई डेल्टा T, यानी कि वही डेल H बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस वुड बी इक्वल टू CP। अरे NCP यानी पर मोल तो है CP, और फॉर n मोल तो NCP लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला इंथाल्पी चेंज तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ये तो बिल्कुल एकदम डिट्टो टैली कर रहा है। अब मजे की बात देखो, A वाला P, तो A वाला P तीनों में टैली कर रहा है, तो ये वाला गलत हो गया क्योंकि A वाला से Q दे दिया, पहली चीज हो गई ये, ठीक है। अब जरा देखते हैं, ये देखिए, ये भी आपको पता होगा, ये वाला ये क्या? अरे भाई जैसे डेल्टा U क्या होता है? ये होता है NCB/dt होता है। तो जैसे आपने ये देखा, तो उसी तरह से क्या देख लेंगे, डेल U बाई डेल T एट कांस्टेंट। अब इसमें कोई भी ऐसा कोई, हाँ मैंने जनरल वॉल्यूम कांस्टेंट करके, तो ये फिर हाँ है ना CB है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो CB हो गया, ठीक है। तो डेल U और बाई डेल T ये CB, तो ये वाला इससे मिल जा रहा है, यानी C वाला मिल रहा है Q से, तो C वाला मिल रहा है Q से। देखो ये सही है और यह भी सही, तो अब इसका मतलब कि ये दूसरा गलत हो गया। अब कंपटीशन हो गया 1 और 3 में, एक एक करके लेंगे, क्या करके आगे बढ़ जाएंगे। अब ये दो चीज बहुत डेंजरस है, ये वाला और ये वाला, ये वो जो डेल्टा G वाला है। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको बताया गया होगा, याद कीजिए। क्या ये था? DG इक्वल टू VDP माइनस SDT। इसको हमने आपको याद करवाया था क्लास में, याद करो, डेल्टा G विद्यापीठ माइनस सादात ठीक है, विद्यापीठ माइनस सादात। तो अब खुद देखो, जैसे यहां देखो DG दिया हुआ कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो इसी को अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर ले लें तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ये DG हो जाएगा VDP, यानी कि जो DG बाई DP है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ये V के बराबर हो जाएगा। तो DG बाई DP कांस्टेंट प्रेशर पर, तो ये V के बराबर हो जाएगा, दिख रहा है ये V के बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। यानी D वाला S से मिल गया, तो D वाला S से मिल गया ये, तो स्वभावतः अब ये वाला बिल्कुल सही चला जा रहा है ये। और भी फाइनल चेक करते हैं, एक बार और फाइनल चेक कर लेते हैं। फाइनल ये जो बचा हुआ है, अब इसी वाले को अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर ले चलें, अगर हम ये, तो DP 0 हो जाएगा, तो जो DG है ये हो जाएगा माइनस SDT। तो स्वभावतः जो DG बाई DT एट कांस्टेंट प्रेशर, ये माइनस S हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये वाला यानी DG बाई ये जो DT वाला कंडीशन है, DG बाई DT देखेंगे जो एट कांस्टेंट प्रेशर, ये माइनस S के बराबर होगा। प्लीज चेक करें, फिर देखो बच्चे, देखो ये वाला DG बाई DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर, DG बाई DP, तो ये V के बराबर था, बहुत ध्यान देखिए भाई। ये यानी ये DG बाई DT P, ये जो निकला
ये -s, प्लीज प्लीज देखें जरा, ध्यान से एक बार देखें भाई, रुके जरा प्लीज देखें अभी। अरे एकदम बिल्कुल साफ साफ देख चलेंगे और दिखाई पड़ जाएगा, देखना कैसे। ये खुद देखो dg/dp इक्वल टू v, तो dg और dp कहाँ है, dg और dp कहाँ है, यहाँ पे है, दिख रहा है। ये किसके बराबर है, ये v के बराबर है, तो ये वाला इससे टैली कर रहा है ना ये, यानी कि b वाला s से मिलेगा, तो b वाला s से मिल रहा है अगर कहीं पर b वाला s से, तो देखो ये b वाला s से ये यहां मिल रहा है, ठीक है, ये मिल गया। और ये देखो dg/dt करंट प्रेशर पर ये मिल रहा है -s से मिल रहा है ये, यानी d वाला मिल रहा है r से, तो ये वाला मिल गया ये। तो इस तरह से फाइनल 1 वाला सही हो गया। देखा आपने कितना टिपिकल केस था ये। फिर देखिए इसमें बस ये वाला जो फार्मूला था, इस पर आप इसे ध्यान रखिए बस ये, और ये बहुत आसानी से होता है डिराइव्ड, और क्लास में इसको हम डिराइव करवाते हैं, तो ये वाला इसका प्रश्न, अदरवाइज आप आसानी से इसको भी आप सॉल्व कर गए थे। इसको ध्यान से बात देखिए, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो dg इक्वल टू विद्यापीठ माइनस सादात, ये दोनों विद्यापीठ बनारस में, सादात गाजीपुर के पास में, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिए, ये कंडीशन है ये। फिर से एक बार देख लीजिए, फाइनल एक बार चेक कर लीजिए, ये भी किस पे आता है, dg/dp, तो dg/dp कांस्टेंट टेम्परेचर पर v के बराबर था, साफ साफ दिख रहा है इसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये पूछा हो कि ड्यूरिंग करोजन प्योर मेटल एक्स एच एनोड, इम्प्योर एक्ट कैथोड, नहीं ये गलत है। आप याद कीजिए इलेक्ट्रोलिसिस में जैसे कॉपर कैल्कुलस आप पढ़े हुए हैं, क्या करते हैं, यहां पर हम ये जो कॉपर इम्प्योर कॉपर लेते हैं, और यहां पर हम ये प्योर कॉपर यहां पर हम लेते हैं, ठीक है, और यहां पर हमने ले रखा हुआ है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो ये कंसंट्रेट, तो क्या होता है कि जो आपने एक टर्म पढ़ा होगा एनोड मड, यानी एनोड के नीचे वो गंदगी गिरती रहती है, वही होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो स्वभावतः जो और कैथोड पे क्या होगा, प्योर यहां पर है, यानी कि जो कॉपर सॉलिड है ये डिजॉल्व कर जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन देखे तो ये स्वभावतः ये हो रहा है एनोड पर, और जो कैथोड है वहां जो कॉपर प्लस प्लस एक्वस सोल्यूशन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर ये डिपॉजिट होगा, तो ये धीमे धीमे मोटा होता चला जाएगा, और ये धीमे धीमे ये थिन और ये पतला होता चला जाएगा ये। तो क्या होगा इसमें, यानी कि ड्यूरिंग करोजन प्योर मेटल एक्स एट एनोड, ये गलत है, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा रेट ऑफ करोजन मोर इन अल्कलाइन, ये भी गलत है, क्यों, अरे एसिडिक मीडियम में बहुत ज्यादा होता है करोजन, है ना, एसिडिक मीडियम में बहुत ज्यादा होता है करोजन, तो दोनों गलत है, तो बोथ आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट S1 S2 बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है चलो ठीक, अगला देखो। हाँ भैया मेरे, ये देखो ये असल में डी ब्लॉक पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, और हमने पूरा रटवाया हुआ है एक्सेप्शन और लॉजिक के सहित। अब आप खुद याद रखें, जैसे जो ग्रुप है, जो डी ब्लॉक का जो ग्रुप है, उसको एक बार आप देखें, पहले उसको देखें, जो जैसे जो 3D सीरीज है ना, जो 3D सीरीज है, और फिर देखते हैं जो 4D सीरीज है। तो 3D में क्या था याद करिए, ये था ये 21, 22, 23, 24 याद है, तो ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, और ये मैंगनीज, ये 25, और 26 था आयरन, 27 था कोबाल्ट, 28 था निकिल, 29 पर था कॉपर, और 30 पर था जिंक, ठीक है। यहां देखिए रुथेनियम और नियोबियम के बारे में बात कर रहा है,
तो जो ये कहाँ कहाँ है, तो जो 4D सीरीज है, तो स्कैंडियम स्काईलार्क होता है इट्रियम, और ये जर्कोनियम, और ये है नियोबियम, और ये है मालिब्डिनम, ये है टेक्नीशियम, ये है रूथेनियम, और ये है रोडियम, और ये है पैलेडियम, और ये है सिल्वर, और ये है यहाँ पर कैडमियम। तो हमको नियोबियम और रूथेनियम के बारे में कहा हुआ है। तो देखना जो इसका कन्फिगरेशन है वो क्या है, जो 3D है, तो क्या होगा याद करो, 4s2, और देखो 4s1 या 2, और 3D है 0 से लेकर के 10 तक, यही ना। और जो ये इसका जो 4D वाला होगा, ये जो 4D वाला होगा, ये जो 4D वाला होगा वो क्या होता है, 4D वाला ख्याल रखेंगे, ये जो 4D वाला है ये क्या होगा, इसका क्या होगा, ये हो जाएगा 5s 1 से लेकर के 2, और ये 4D 0 से लेकर के 10 तक, ठीक है। तो अब जैसे ये देखो, ये D1 है, D2 है, D3 है, लेकिन ये एक्सेप्शन है ये, तो यानी यहां पर दरअसल में 5s1 हो जाता है। ऐसे ही जो रूथेनियम है यह भी एक्सेप्शन है, यह भी 5s1 हो जाता है। इतना खाली ख्याल रखेंगे तो इस तरह हमने आपको सब रटवाया हुआ है उसके लॉजिक से, तो क्लियर सी बात है। देखो ये यहां पर D1, D2, D3, तो चूंकि S में कम हो गया तो फिर ये स्वभावतः फिर ये 4D4 हो गया। और यहां देखो, तो फिर देखो यहां पर ये D1, D2, D3, D4, D5, D6, तो यहां एक D में आ गया है, तो फिर ये भी 4D, ये यहां पर ये 7 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 4 और 7 मिलकर कितना हो गया, 4 7 11 हो गया। मतलब क्या पूछा कि इन रूथेनियम न्यूबियम 4D इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो इसमें 4D इलेक्ट्रॉन्स आर X एंड 4D Y, देन X एंड Y, तो क्या हो जाएगा 4 और 7, ये मिलेगा 11। तो इसका जो आंसर है ये क्या हो गया, आंसर इसका 11 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये डी ब्लॉक में देखिए सब लिखे हुए, इसको बहुत हमने रटवाया हुआ भाई साहब पूरे क्लास में, आपको याद होगा ठीक है, पूरा रटवा दिया हमने, राइट। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स हाउ मेनी H बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अब देखो ये डीएमजी कॉम्प्लेक्स हमने प्रैक्टिकल भी करवाया था, याद की लेबोरेटरी में हमने आपको प्रैक्टिकल भी करवाया हुआ है, और डीएमजी कलर दिखा था, रोजी रेड कलर, रोजी रेड कलर, गुलाबी रंग, कभी भी टेस्ट में आप भूलेंगे नहीं, है ना, आपने प्रैक्टिकल किया था मेरे साथ में, ठीक है। तो ये डीएमजी क्या होता है, तो जो ये Ni2+ है, ये जुड़ता किससे है, ये जुड़ता है डीएमजी से। डीएमजी क्या चीज है ये भी देख लीजिए, तो ये है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, डबल बॉन्ड N, लोन पेयर ये इधर, और ये O-, ध्यान से, और ये डबल बॉन्ड N, और ये इधर, और ये O और H, ठीक है। दूसरा देखेंगे यहाँ पर ये N, और ये डबल बॉन्ड C, और ये C, और डबल बॉन्ड N, और देखना ये OH, और ये यहाँ पर O-, और ये लोन पेयर इधर, और ये लोन पेयर इधर, ठीक है। अब इसमें जो यहां देखना H और O, और यहाँ H और O, देखा ये दो जगह यहां देखो, यहां पर हो रहा है H बॉन्डिंग, यहां पर H बॉन्डिंग हो रहा है, और ये पूरा ये रोजी रेड कलर ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये है DsP2, यहां पर हाइड्रेशन है, स्क्वायर प्लेन शेप है ठीक है, ये सब। तो इसका आंसर क्या हो गया इसका, तो इसमें कितने, इसका आंसर 2 इसका आंसर हो गया कि 2 इसमें H बॉन्डिंग है। ओके अगला देखते हैं। हाँ अब देखो ये RBr-Mg स्प्लिट ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा RMgX, और आप जानते हैं जब उसको वाटर से ट्रीट कर देंगे तो ये ग्रिग्नार रिएजेंट्स आर हाईली वाटर सेंसिटिव, तो तुरंत ही क्या करेगा वो ध्यान देखना। देखो ये हो जाएगा माइनस और प्लस, यानी ये जो R- है तो ये जो वाटर है इसके H को ले लेगा और ये यहाँ पर हट जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा RH हाइड्रोकार्बन,
और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, Mgx और यहां पर OH। इसको याद कीजिए, ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट इसको हमने बताया था, याद आ गया, राइट। अब आप जरा सा यहां देखें, यहां अब स्वाभाविक सी बात है कि इसमें आपको देखना है कि हाउ मेनी RBr कैन फॉर्म आइसोपेंटेन। ये बना हुआ है, ये बना पेंटेन, यानी हुआ क्या, देखो क्या रिएक्शन था कि RX को आपने पहले RMgX में और फिर आपने चेंज किया RH में, यानी नेट चेंज क्या हो रहा है, X को बदल रहे हैं H में, बस इस बात है, ठीक है। तो बहुत आसान हो गया। अब आइसोपेंटेन का ये स्ट्रक्चर है, ये आइसोपेंटेन स्ट्रक्चर ये, तो स्वभावतः आप एक बार देखो कितने इसमें पॉसिबिलिटी है, हम आपको इसका पूरा खानदान दिखा देते हैं, ठीक है, इसका पूरा हम खानदान आपको हम दिखा देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम अटैच Br, तो देखो आप यहां पर Br अटैच करो चाहे यहां अटैच करो, ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। इसके बाद फिर आप यहां Br अटैच करो, दूसरा हो गया, फिर आप यहां अटैच करो, ये तीसरा हो गया, और फिर यहां अटैच करो, ये तो टोटल हो गया 4 पॉसिबिलिटी। तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, अरे भाई 5 कार्बन है, ये 2 कार्बन इक्विवेलेंट है ये, तो इसको हटाओ चाहे इसको हटाओ, एक ही बात है ये, तो इसका आंसर क्या हो गया, तो टोटल हो गया ना 4। तो इस तरह ये इसका आंसर हो गया 4, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अरे बहुत इजी है कि नहीं इजी, बोलिए बोलिए, आप कह रहे हैं तो इजी कर देते हैं चलो ठीक है, आप देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हाँ ये बड़ा खतरनाक सवाल है, मोनोब्रोमिनेशन किया जा रहा है C6H6 का, तो जैसे ये देखते हैं तो तुरंत ही मन में ख्याल आता है कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, वो नहीं ख्याल, ये ख्याल आता है ये कि ये बेंजीन होगा, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का 4 है, लेकिन मोनोब्रोमिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो चलो ये भी चलो हमने मान लिया कि भाई ब्रोमो चाहे कहीं लगा दो, लेकिन 4 मोल H2 तो ऐड होता नहीं, इसमें तो हम अधिकतम 3 मोल ही H2 ऐड कर पाते हैं, जिससे कि ये बन जाता है साइक्लोहेक्सेन। इसका मतलब कि यह बेंजीन तो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, और ये भी है कि सिंगल प्रोडक्ट और DB इसमें काउंट करेंगे, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ये आता है 4। अरे भैया ये कंसेप्ट याद है कि भूल गए, DB क्या होता था, याद करो, DB 2C + 2 - H/2, तो 2C कार्बन कितना है, कार्बन 6 है, कार्बन तो 6 दूना 12, 2 14, 14 में से 6 हटा दो 8, तो 8/2 यानी कि ये 4 हो गया। तो जैसे यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड एक रिंग था, लेकिन ये तो फेल हो गया, तब क्या करेंगे, तब फिर ये अब एक ही पॉसिबिलिटी इसमें दिख रही है कि ये इस तरह से कुछ बनाया जाए, इस तरह से यहाँ कुछ यहाँ पर बनाया जाए, इस तरह से यहाँ बनाया जाए। देखो ये H लिख लें, इसको H लिख लें, और ये देखो ये CH2 ये भी लिख लो CH2 ठीक है। अब ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड का तो ये हटेगा नहीं, तो हटेगा कौन कौन हट सकता होगा, कौन हट सकता होगा, तो या तो ये हटेगा या ये और ये सभी इक्विवेलेंट 4 हैं, दे आर ऑल इक्विवेलेंट। तो इसमें एक अगर H हटाएं, ये तो देखो ये तो हटेगा नहीं, ये हटेगा नहीं क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड पर है, हटेगा ये सनलाइट की प्रेजेंस में, ये तो ये चारों इक्विवेलेंट हैं, तो एक ही दे रहा है प्रोडक्ट, ये भी सही हो गया। दूसरे अब चूंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड है, तो ये निश्चित रूप से 4H2 ऐड करेगा, और 4H2 जब ऐड करेगा तो अब ये क्या बन जाएगा, देखना ये CH3 CH2 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 CH3 ये बन जाएगा हेक्सेन, ठीक है। तो अब इसका तो क्या होगा इसमें कि ये 1 पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई, चौथा पाई, यानी टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पूछा हुआ है हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स देयर, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा, तो इसका 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिए अच्छी तरह से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ओके। अब आते हैं अगले सवाल पर, आखिरी क्वेश्चन। हाँ ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख लें, रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन। तो देखो जो हीलियम प्लस आयन है, हीलियम प्लस आयन ये 1s1 है, ठीक है, 1s1। तो याद करेंगे
कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, 1s। अरे ठीक से क्या हो रहा है, ये बिट क्यों नहीं रहा है, ये रुको, ये 1s और फिर क्या होता है याद कीजिए, 2s इक्वल टू 2p। याद रखें अफबा रूल कहां लगता है, जहां मल्टी इलेक्ट्रॉन हो, यानी x ज्यादा, 2 आर मोर देन 2। वन इलेक्ट्रॉन के लिए ये सिस्टम है। तो और तीसरे के लिए क्या हो गया, 3s। अरे क्या हो रहा है ये, रुक पहले ध्यान से, ये तो 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d। और क्या होगा, 4s इक्वल टू 4p इक्वल टू 4d इक्वल टू 4f एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन, ये जो 1s1 है, ये इसमें आए चाहे इसमें आई, एक ही बात, इसको बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन चाहे इसमें आए चाहे इसमें आए चाहे, हाँ सो ये फर्स्ट, ओ सॉरी, अरे भी तो पहला हुआ ना, फर्स्ट ध्यान से क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे, ये जो पहली बार आ रहा है एक्स आगे, इसको बोलेंगे हम ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और इसमें आएगा तो चाहे यहां चाहे यहां जाए, इसको बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और सुनो, और यहां से अगर चाहे इसमें आए चाहे इसमें आए चाहे इसमें चाहे इसमें जाए, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये चीज सबको समझ आ गया, राइट। अब पूछा हुआ है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि इसकी बात हो रही है, यानी n इक्वल टू 2 हो गया, बस कहानी खत्म। तो आप पूछा रेडियस, तो आप जानते हैं रेडियस का फार्मूला, आप जानते हैं क्या, आर एन इक्वल टू, अरे भाई 0.529 है, 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अरे बच्चों ये आ जाएगा फार्मूला, देखो आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम। याद आया, तो इसमें आप खुद ब खुद देख लो, इसमें आप खुद ब खुद इसमें देख लो कि ये z नीचे है और n स्क्वायर ऊपर है, उसी को हमने वहां पर ले लिया, ये n स्क्वायर बाई जेड, ये देख लो। तो अभी क्या हो गया, तो फिर ये 0.53 इंटू एन स्क्वायर, तो किसके बाद n2 हो गया, तो ये 4, और z हीलियम का ये 2 होता है ये, तो यहां पर 2 कर दिया। तो 2 पंजे 10, यानी करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली ये 1 एंगस्ट्रॉम आया कि नहीं आया, तो यही इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया 1, ये ठीक है। इतनी ही इसमें पूरी कहानी थी। अब ये और इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारा चीज हो गया, ये क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको ध्यान से देखा होगा और बहुत अच्छा है और बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, लगे रहिए। ये भी फर्स्ट पेज है, जनवरी वाला है, फर्स्ट पेज है। इसमें अगर कुछ कमी रहेगी तो आप अप्रैल के लिए पूरी तैयारी कीजिए, ठीक है कुछ होश है कुछ जोश। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा, थैंक यू। अमित जी, हाँ इसको बंद कर दें। थैंक यू भाई लोग। बहुत सही। अच्छा अमित जी के गए क्या?